लास्ट लेक्चर ऑफ सरफेस टेंशन में मैंने आपको क्या क्या बिट पढ़ाया देख लीजिएगा। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस बताए थे मैंने आपको इस टॉपिक के। सबसे पहले हमने स्टडी किया इस टॉपिक के बेसिक का कंसेप्ट्स को, और ये कंसेप्ट स्टडी करने के लिए मैंने कुछ टर्म्स आपको बताएं, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, उसके बाद मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस फिल्म, ओके, और उसके बाद सरफेस टेंशन। और बीच में एक बिट भी पढ़ा है मैंने, दैट इज सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ओके। तो ये सब बिट हमारे हो चुके हैं सरफेस टेंशन के। सरफेस टेंशन को भी मैंने डिफाइन किया। ये जब मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये बिट जब मैंने पढ़ाया था तो आपको पता होगा कोई भी मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर होता है ना, उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस वजह से उसका अगर नीचे डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपको पता होगा किसी भी चीज पर जब फोर्स एक्ट होता है और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पर क्या क्रिएट होने वाला है, बोलो बच्चों। किसी भी चीज पर जब फोर्स एक्ट होता है और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पर क्या क्रिएट होने वाला है, वर्क। राइट आंसर है इसका, ओके, वर्क होगा। अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग आंसर दे रहे हैं। एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, किसी भी चीज पर जब फोर्स एक्ट होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां पर वर्क क्रिएट होने वाला है। तो कोई ना कोई वर्क वहां पर क्रिएट होगा, ओके, नो डाउट। मॉलिक्यूल अगर कुछ हाइट पर है ना, आपको पता है, अभी मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स आपको बताया, तो आपको पता होगा कि कोई भी फ्लूइड जब कुछ हाइट एच पर होता है तो डेफिनेटली उसके अंदर हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा, नो डाउट। वो तो सभी मॉलिक्यूल में होगा, ओके। लेकिन इसे छोड़कर अगर हम देखते हैं तो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, ओके, जो हाइट की वजह से नहीं जनरेट होता है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन जनरेट होता है। ऐसे एनर्जी को सरफेस एनर्जी कहा जाता है। इज इट ओके? मॉलिक्यूल जो होते हैं ना सरफेस पर, उनके ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, ओके, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी सरफेस टेंशन की वजह से क्रिएट होता है। ऐसे एनर्जी को कहा जाता है सरफेस एनर्जी। इज इट ओके? तो अभी इसी सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में हमें रिलेशन डिराइव करना है, लेकिन बिफोर डिराइविंग दैट रिलेशन हमें सरफेस एनर्जी एग्जैक्टली क्या होता है ये लिख कर लेना है, ओके। सो सरफेस एनर्जी लिख लीजिएगा, ठीक है। सरफेस एनर्जी, द सरफेस मॉलिक्यूल possess the surface molecules on free surface of liquid possess extra potential energy as compared to the molecule inside the liquid. The extra energy of the molecule in the surface layer is called the surface energy of the liquid. तो इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम जो सरफेस लेयर के अंदर रहेगा इसे हम सरफेस एनर्जी कहते हैं, ओके। तो अभी हमें वही रिलेशन डिराइव करना है बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ओके। तो छोटा सा डेरिवेशन, ये पहला डेरिवेशन इस टॉपिक का। ज्यादा कुछ डेरिवेशन नहीं, 3-4 डेरिवेशन होंगे इस टॉपिक में, ओके। और सभी बहुत ही मतलब छोटे छोटे जल्दी हो जाते हैं, ऐसे कुछ
बहुत बड़े ऐसे डेरिवेशन नहीं है इस टॉपिक के, ज्यादातर थ्योरेटिकल बीटी रहेगा सरफेस टेंशन में। ओके, तो आप लिखिएगा रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। पहला डेरिवेशन ये बोर्ड के एग्जाम ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ओके, तो आप देखिएगा क्या रिलेशन रहेगा। हमें सरफेस फिल्म एक वायर के ऊपर फॉर्म करना है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हमें लेना है वायर का। ओके, ये वायर का बना हुआ एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और इस फ्रेम के अंदर मतलब हमारा जो नॉर्मल कॉपर का वायर होता है ना, वही आपको लेना है और इसका उसको ऐसे शेप में कन्वर्ट करना है। ओके, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में, और वहां पर इन्हें एक रिंग जैसा वायर एक लगा देना है यहाँ पर। ओके, अब ये रिंग मतलब ये जो आर्म रहेगा इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का, ये मूवेबल रहेगा। ये जो रिंग पोर्शन रहेगा ना, ये और ये, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा इसे, ताकि ये इधर से उधर जा सके। ओके, और इस ये जो अभी वायर से बना हुआ फ्रेम रहेगा ना, पी क्यू आर और ये एस। ओके, तो ये हमें क्या करना है, इसके ऊपर सोप बबल एक फॉर्म करना है, सोप फिल्म एक फॉर्म करना है, मतलब सोप वाटर लेना है, और सोप वाटर में क्या करना है, ये फ्रेम वहां पर जाके रख देना है। तो जैसे ही सोप वाटर में ये फिल्म हम डालेंगे, तो आपको पता है सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस क्या करता है, सिकुड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो आर्म रहेगा क्यू आर, ये अंदर जाने की कोशिश करेगा। ओके, लेकिन हमें इसे यहीं पर बनाए रखना है। मतलब सरफेस टेंशन की वजह से इसके ऊपर अंदर के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होने वाला है, और ये जो पूरा लेंथ रहेगा ना क्यू आर का, इस पूरे लेंथ पर ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा। ओके, ये पूरे पूरे आर्म पर इसके क्या होगा, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स क्रिएट होने वाला है। ओके, तो अब सर मतलब आपको पता है सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू एफ बाई एल रहेगा। ओके, इस आर्म का लेंथ अगर हम एल एज्यूम करते हैं तो T इज इक्वल टू एफ बाई एल रहेगा। ओके, तो एफ इज इक्वल टू क्या रहेगा, टी एल रहेगा। लेकिन ये दोनों साइड से फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, मतलब ये जो वायर रहेगा ना, ये जब हम इस लिक्विड के अंदर डालने वाले हैं, तो इसके दोनों साइड से क्या होता है, फोर्स एक्ट होता है। इस वजह से ये लेंथ हमें 2 टाइम्स लेना पड़ता है। इज इट ओके? कुछ शेप्स में 2 टाइम्स लेना पड़ता है, कुछ शेप्स में 1 टाइम्स। मैं आपको बताऊंगा इसका कैलकुलेशन बाद में कैसे रहेगा, क्या रहेगा। ओके, तो इसके ऊपर अंदर के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होने वाला है T इंटू 2L। तो ये इस आर्म को क्या करने वाला है, अंदर की ओर डिस्प्लेस करने वाला है। लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स एक अप्लाई करने वाले इस आर्म क्यू आर पर, ताकि ये अंदर न जा सके, बाहर जाए। ओके, मतलब इसका हमें डिस्प्लेसमेंट करना है स्मॉल, जो रहेगा dx। तो अभी ये क्यू आर का जो न्यू पोजीशन होगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद, ये एक्सटर्नल फोर्स अंदर के जो सरफेस टेंशन की वजह से क्रिएट होने वाला फोर्स है, नहीं से ये बैलेंस करने वाला है, और ये छोटा सा इसका डिस्प्लेसमेंट कम करने वाले dx। ओके, न्यू पोजीशन रहेगा q डैश एंड r डैश। पहले r था, r का अब r डैश हुआ, q का q डैश। ओके, तो ऐसा इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर होता है, तो इस कंडीशन में स्मॉल वर्डन वहां पर जनरेट होगा, और वो वर्डन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, f इंटू डी एक्स। इज इट ओके? f इंटू डी एक्स रहेगा। इज इट ओके? हम ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना, इसका जो ये क्यू आर सेक्शन का जो लेंथ है वो यल एज्यूम कर रहे हैं हम। ओके, और ये पी एस का भी यल रहेगा, अपोजिट है, इस वजह से ये बी रहेगा, ये बी रहेगा। ओके, तो इनिशियली पी क्यू आर एस का एरिया क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, PQRS का इनिशियल एरिया क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड था। इज इट ओके? ठीक है, कुछ दिक्कत अब इसमें? तो अभी देखिएगा नेक्स्ट बिट क्या रहने वाला है। अभी जो न्यू एरिया आएगा P Q डैश R डैश यस। ओके, जब ये डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, तो न्यू एरिया क्या रहेगा, P Q डैश R डैश यस। तो ये अगर निकालना है तो क्या रहेगा, लेंथ तो एज इट इज रहेगा, ये B प्लस DX हो जाएगा। इज इट ओके? तो ऐसा ये बिट रहने वाला है। इज इट ओके? तो अब इन दोनों का अगर हम चेंज निकालते हैं ना, चेंज इन एरिया अगर हम निकालते हैं, तो ये आने वाला है, मतलब ये जो बिट रहेगा यल इंटू बी प्लस डी एक्स माइनस यल इंटू बी हम करने वाले हैं। ओके, तो फिर फाइनली क्या रहेगा, अब ये देखिएगा, यल को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा यल बी प्लस यल इंटू डी एक्स माइनस यल बी रहेगा। तो यल बी गेट कैंसर होगा, तो ये यल इंटू डी एक्स जो फैक्टर रहेगा ना,
ये इंडिकेट करेगा इंक्रीज इन एरिया। इज इट ओके? इस सरफेस फिल्म का मतलब ये सोप फिल्म का जो इंक्रीज इन एरिया रहा है ना, तो ये निकालना है तो हमें यल डीएक्स करना पड़ेगा, लेकिन ये सरफेस टेंशन दोनों साइड एक्ट होता है, इस वजह से हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे यहाँ पर किया है। ओके, इस वजह से यहाँ पर देखिएगा फोर्स का वैल्यू जो है T इंटू 2L, ये यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ इंटू DX रहेगा। तो ये 2L DX ये जो फैक्टर रहेगा ना, ये इंक्रीज करेगा इंक्रीज इन एरिया। ओके, ये इंडिकेट करेगा इंक्रीज इन एरिया ओके ऑफ सोप फिल्म। तो फाइनली आंसर मिलने वाला है हमें DW इज इक्वल टू T इंटू DA। T मतलब सरफेस टेंशन, DW मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क और DA मतलब इंक्रीज इन एरिया। तो वर्क डन को अगर हम इंक्रीज इन एरिया DA से अगर डिवाइड करते हैं ना, तो हमें सरफेस टेंशन मिलने वाला है। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, ये जो फैक्टर होगा इसी को सरफेस एनर्जी कहा जाता है। इज इट ओके? तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में ये रिलेशन रहेगा। इज इट ओके? सॉरी, ये जो वर्क डन पर यूनिट एरिया है ना, ये जो फैक्टर है इज इक्वल टू ये सरफेस टेंशन होगा। सरफेस एनर्जी अगर हमें चाहिए तो फिर हमें DW का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये जो वर्क डन रहेगा ना, ये इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है सरफेस के अंदर। ओके, और ये अगर सरफेस एनर्जी अगर हमें निकालना है तो फिर उसका फॉर्मूला रहेगा T इंटू DA, जो आपको ऊपर नजर आ रहा है। ओके, तो T इंटू DA ये जो फैक्टर रहेगा इसी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। ओके, सो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू DA रहेगा। इसी को हम वर्क डन भी कह सकते हैं। तो ये वर्क डन ही इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी स्टोर्ड होता है। इज इट ओके? कोई भी एनर्जी हो तो उसका ऐसा यूनिट जूल होता है, आपको पता होगा, तो इसका भी ऐसा यूनिट जूल रहेगा। ओके, तो सरफेस टेंशन ये किसके साथ इक्वल आता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये DW/DA है ना, ये मतलब ही सरफेस टेंशन होता है। तो सरफेस टेंशन को इन अनदर वे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो ऐसे ये रिलेशन रहेगा इन दोनों के बीच में, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ऐसे ये डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको। ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें, सिर्फ इसमें अगर आपको दिक्कत आता है कि ये 2L क्यों लिया है, तो याद रखना 2 सरफेसेस उस वायर के, जो QR वायर था ना, उसके 2 सरफेसेस कांटेक्ट में थे लिक्विड के, इस वजह से 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हमें लेना पड़ता है। इज इट ओके? बस इतना ये बीट रहेगा सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का। ओके, तो अब देखिएगा इसके ऊपर कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हमें देखना है। देखिएगा अगर एक नीडल रहता है और ये नीडल को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं ना, ओके, तो उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, मतलब सपोज ये हमारा पानी का सरफेस है और इसके ऊपर अगर हम नीडल डाल देना ऐसे, तो फिर इसके 2 सरफेस पर, जो 2 सरफेस का मैंने आपको लॉजिक बताया था, तो ये नीडल ऐसा डाला हुआ है। ओके, इसका फ्रंट व्यू देखेंगे हम तो ये नीडल ऐसा है, इसका साइड व्यू देख रहे हैं हम। ओके, साइड से देखोगे तो आपको नीडल का ये नुकीला हिस्सा सामने से नजर आएगा। तो फिर इस हिस्से पर है ना, दोनों तरफ से सरफेस टेंशन एक्ट होता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये T रहेगा, ये T रहेगा। इज इट ओके? तो फिर देखिएगा मतलब इसके ऊपर रिजल्टेंट अगर फोर्स निकालना है तो इस T को हम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा ये T cos थीटा रहेगा और ये भी T cos थीटा रहेगा। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट इन दोनों का भी इक्वल रहेगा, दैट इज T sin थीटा, T sin थीटा। ओके, और यही कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस करने वाला है, दैट इज mg। ओके, तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। तो नीडल अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो इस वे से मतलब कुछ रहने वाला है। व्हेन नीडल फ्लोट्स ऑन द लिक्विड सरफेस देन एट दैट टाइम, तो ये TL, ये T sin थीटा प्लस T sin थीटा 2T sin थीटा रहेगा। इज इट ओके? तो ये 2T sin थीटा ये रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स रहेगा और ये बैलेंस करेंगे mg को। इज इट ओके? और इसको हमें उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये फोर्स मिल जाए। ओके, रिजल्टेंट सरफेस टेंशन 2T sin थीटा रहेगा, इसे अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, T इज इक्वल टू आपको पता है F/L होगा। तो अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब ये सरफेस टेंशन होता है, तो F इज इक्वल टू TL रहेगा। यहाँ पर T का वैल्यू 2T cos sin थीटा था, सभी कंपोनेंट का एडिशन अगर हम करते हैं तो फिर जाकर ये फाइनल आंसर मिल जाता है हमें। इज इट ओके? तो ये इक्वेशन रहेगा नीडल के लिए। अगर नीडल फ्लोट होता है सरफेस ऑफ वाटर पर
तो एट दैट टाइम इस वे से हम कैलकुलेशन करेंगे। टी मतलब सरफेस टेंशन, यल मतलब उसका लेंथ, जिस लेंथ पर सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है। ओके, टी मतलब सरफेस टेंशन है। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा। ओके, इफ द नीडल इज लिफ्टेड फ्रॉम द लिक्विड देन रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स विल बी। ओके, मतलब ये नीडल को अगर हम लिफ्ट करते हैं, इफ नीडल is lifted from the surface, तो उस कंडीशन में देखिएगा नीडल को अगर हम लिफ्ट करेंगे तो फिर वो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे सभी, और फिर एट दैट टाइम हमें जो फोर्स लगेगा वो लगने वाला है 2TL, जैसे मैंने अभी वो वायर के एग्जांपल में लिया था। ओके, तो ये वैसा ही फैक्टर रहेगा। इज इट ओके? तो मिनिमम कितना फोर्स लगेगा? 2TL ये एक्सेस फोर्स लगने वाला है। ओके, तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। ठीक है, अलग अलग केसेस में आपको ये एक्सेस फोर्स निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगर कोई एक सर्कुलर थिक रिंग रहेगा, ये सर्कुलर एक थिक रिंग है, तो इसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। तो इसका देखिएगा पूरा वो जो सर्कमफरेंस पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा कांटेक्ट में होता है लिक्विड के। ओके, इस वजह से अंदर वाला भी रहेगा और बाहर वाला भी रहेगा। इस वजह से यहाँ पर एफ एक्सेस फोर्स कितना लगेगा इस सर्कुलर प्लेट को उठाने के लिए, सर्कुलर रिंग को उठाने के लिए, तो वो अगर निकालना है तो वो रहेगा 2 पाई टी इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। तो ये रिजल्टेंट एक्सेस फोर्स लगेगा हमें इस रिंग को पानी के अंदर से उठाने के लिए। इज इट ओके? वैसे ही अगर एक डिस्क रहता है तो डिस्क का एक ही सरफेस वाटर के कांटेक्ट में होता है, ये रिंग जैसे दो सरफेस नहीं रहेंगे। तो अगर इस डिस्क मतलब इसको कुछ ना कुछ थिकनेस होता है, तो ये अगर हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो इतने सरकमफरेंस पर ही उसके फोर्स एक्ट होगा, और फिर इसे 2 टाइम्स लेने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये 2 पाई आर सरकमफरेंस रहेगा और टी सरफेस टेंशन रहेगा। तो इस पूरे सरकमफरेंस पर ये एक्ट होने वाला है, इस वजह से ये रहेगा 2 पाई आर इंटू टी। तो ये एफ एक्सेस रहेगा डिस्क के लिए। ओके, ये सर्कुलर रिंग था, ठीक है, जिसका इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 था। ठीक है, अभी देखिएगा सिर्फ R रेडियस रहने वाला अगर रिंग रहता है, ओके, तो फिर इसके ऊपर जो रहेगा ये हमें 2 टाइम्स लेना पड़ता है। रिंग का अंदर वाला हिस्सा और बाहर वाला हिस्सा दोनों भी आप कांटेक्ट में रहते हैं। तो फिर एफ एक्सेस का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो फिर वो रहेगा 4 पाई R इंटू टी। इज इट ओके? तो ऐसा बीट रहेगा। अलग अलग केसेस में अलग अलग बीट आने वाला है, तो इसे लिख लीजिएगा अच्छे से। ओके, एक नीडल को अगर हमें लिफ्ट करना है, जनरली इतने ही शेप्स आपको वाटर के अंदर नजर आएंगे। ओके, नीडल आ गया तो एक्सेस फोर्स निकालना है आपको, तो 2TL फॉर्मूला यूज करना है। एक्सेस फोर्स अगर सर्कुलर रिंग के लिए निकालना है जिसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, तो एट दैट टाइम 2 पाई टी इन ब्रैकेट R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। एफ एक्सेस मतलब एक्सेस फोर्स आपको निकालना है अगर सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस R है, तो इसके दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, इस कारण ये 4 पाई R इंटू टी आएगा। और अगर डिस्क रहा तो 2 पाई R इंटू टी। इज इट ओके? तो बस इतना ये बिट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिट पूरा खत्म हो जाता है रिलेटेड टू द सरफेस टेंशन। तो इसके ऊपर आप कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी हम ले सकते हैं। आधा पार्ट इसका मतलब यहीं पर खत्म हो जाता है नियर बाय। अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट और कैपिलरी ट्यूब और एक एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट है। बस ये 3 ही बिट्स हैं जो इस टॉपिक के रिमेनिंग है, बाकी सब बिट फिर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बिट लिखिएगा। इसके ऊपर एक बेसिक न्यूमेरिकल दिया है, लिखिएगा बिगर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is filled a bigger of radius 10 centimeter is filled with water
कैलकुलेट द force of surface tension on any diametrical line on its surface. On any diametrical line on its surface. और इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हमें लगने वाला है, तो ये उन्होंने गिवन डेटा में दिया है। सभी चीज़ों के लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, एट द टाइम सॉल्विंग क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाता है। तो इसका वैल्यू रहेगा 0.075 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो इतना सरफेस टेंशन का वैल्यू रहेगा। अब देखिएगा, बीकर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना आने वाला है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब ये वो रहने वाला है 20 सेंटीमीटर। इज इट ओके? तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। इज इट ओके? मतलब एक बीकर है जिसका डायमीटर हमने कैलकुलेट किया है, तो इस डायमीटर पूरे तरह से क्या होता है, उसके ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट होने वाला है, और इस सरफेस टेंशन की वजह से हमें फोर्स निकालना है। ओके, तो फिर ये फोर्स कितना आने वाला है, देखिएगा इस पूरे लाइन पर ही हमें निकालना है, तो इस वजह से T इज इक्वल टू F बाय यल रहेगा। तो F का वैल्यू क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन T इंटू यल आने वाला है। इज इट ओके? एक पर्टिकुलर लाइन पर ही हमें निकालना है। ओके, इस वजह से T इंटू यल लिया। ओके, तो फिर T का वैल्यू आपको पता है 0.075 रहेगा, इंटू यल का वैल्यू 0.2 है। ओके, तो ये पावर हम करते हैं कैलकुलेशन, 75 इंटू 2 150 करते हैं। 75 करने के लिए 10⁻³ और 2 करने के लिए -1, तो -4 हो जाएगा ये। ओके, तो फोर्स का वैल्यू आएगा 150 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ओके, और इसी को हम लिख सकते हैं 0.015 न्यूटन। इज इट ओके? तो इतना फोर्स उस लाइन पर एक्ट होगा। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें आ गया समझ में? नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of a needle floating on the water is 2.5 centimeter. The length of the needle floating on water is 2.5 centimeter. Calculate the additional force required to pull the needle out of water. ओके, और इसमें सरफेस टेंशन का वैल्यू आपको लेना है 7.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। कर सकते हो कैलकुलेट। एक्सेस फोर्स निकालना है आपको नीडल के लिए। इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली आपको बताया, यूज दैट फॉर्मूला, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ओके, ऐसा यूनिट में कन्वर्जन करो सभी क्वांटिटीज का, तभी आंसर निकलेगा अच्छे से। एक्यूरेट आंसर चाहिए मुझे, करो जल्दी सॉल्व। Tell me the answer of this question. थ्री 3.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 3.6 होगा, एक बार देखिएगा, लेकिन चलेगा। 3.7 भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ओके,
लेंथ कितना दिया है देखिएगा, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब ये 2.5 इंटू 10⁻² मीटर रहेगा। तो लेंथ दिया आपको, और आपको पता है एफ एक्सेस, एक्सेस फोर्स जो रहेगा नीडल को ऊपर उठाने के लिए, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2TL। इज इट ओके? तो 2 इंटू टी का वैल्यू दिया है 7.2 इंटू 10⁻², ये ऑलरेडी ऐसा सिस्टम में है, मतलब न्यूटन पर मीटर में है। सिर्फ लेंथ को हमें मीटर में करना था, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻²। तो -2 -4 हो जाएगा पावर, और ये 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा, 5 इंटू 7.2, तो 7.2 5 जा कितना होगा देखिएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 प्लस 1 36। ओके, तो 36 होगा ये। मतलब 5 को हमने 7.2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 36.0 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ओके, मतलब ये हम इसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इज इट ओके? ठीक है, आ गए समझ में? तो ऐसे बेसिक लेवल में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, जस्ट कितना सरफेस कांटेक्ट में है वो देखना, उसके हिसाब से आपको लेंथ लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसके एक दो फेमस सेक्शन है आपको जो पूछे जा सकते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया अब कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है सरफेस का एक्स्ट्रा पर यूनिट एरिया जो रहता है, इंक्रीज इन एरिया, इसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो सरफेस टेंशन हमें मिलता है। ओके, तो इस कंडीशन में आपको वर्क डन निकालने के लिए आता है, वर्क डन इन ब्लोइंग द स्लोप बबल। पहले स्लोप बबल कुछ भी नहीं होता है, तो जीरो रहता है उसका एरिया, और जैसे उसको हम एक आर रेडियस के बबल में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो आपको पता होगा बबल मतलब स्फेरिकल शेप होता है, और उसका एरिया 4πr² आता है। ओके, तो अब इसमें भी फर्क है, समझ लेना। दो चीजें आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज करेंगी, ड्रॉप के लिए अलग फॉर्मूले रहेंगे और बबल के लिए अलग। तो कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ लेना। ड्रॉप के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो ड्रॉप अंदर से पूरा भरा हुआ रहता है, तो इसका एक ही सरफेस एयर के कांटेक्ट में आता है। इज इट ओके? और वही अगर हम बबल देखते हैं, तो बबल अंदर से हॉलो रहता है, वो अंदर भी एयर के कांटेक्ट में होता है और बाहर भी एयर के कांटेक्ट में होता है। तो ये बेसिकली फर्क होता है हमारे ड्रॉप में और बबल में। तो इसी वजह से इन दोनों के फॉर्मूलेज में समवॉट चेंजेस आ जाते हैं। तो इनके फॉर्मूले का कलेक्शन कीजिएगा आज, इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में कल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बड़ा सा बबल छोटे बबल्स में स्प्लिट हो जाता है, या फिर छोटे छोटे बबल्स मिलकर एक बड़ा सा बबल बन जाता है। तो ऐसे दो तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें अब जो पॉइंट्स में लिख कर दे रहा हूँ वो लिखते रहिएगा। ओके, कल के लेक्चर में ये काम में आने वाले हैं ज्यादातर। ओके, लिखिएगा, वर्क डन इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। वर्क डन in formation of a drop of a radius r। ओके, एक r रेडियस का ड्रॉप हमें फॉर्म करना है। ओके, तो वर्क डन आपको पता है सरफेस टेंशन T इनटू इंक्रीज इन एरिया रहेगा। ओके, चेंज इन एरिया रहेगा, इंक्रीज इन एरिया या फिर चेंज इन एरिया हम कहते हैं। तो सरफेस टेंशन T रहेगा, इंक्रीज इन एरिया। अब बबल है, सॉरी ड्रॉप है, तो ड्रॉप का एरिया, ड्रॉप मतलब ये स्पेरिकल शेप होता है, और स्फीयर का एरिया 4πr² होता है। ओके, तो इस वजह से इसका फाइनल एरिया 4πr² होने वाला है। इनिशियल एरिया उसका 0 होगा, मतलब जब हम बबल फॉर्म करते हैं ना, इनिशियली उसका रेडियस 0 होता है, फिर धीरे 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 वो आर रेडियस का बनने वाला है। इज इट ओके? इसी वजह से इसका चेंज इन एरिया भी 4πr² ही रहने वाला है। तो इस वजह से इसका फाइनल आंसर आएगा आपको 4πr²T। ओके, तो वर्क डन इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ रेडियस r अगर रहेगा तो वो 4πr² रहेगा। इज इट ओके? अब इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाले हम, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ बबल। ओके, जैसे ये ड्रॉप था वैसे ही हमें सोप बबल लेना है। सोप बबल, तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस केस में आंसर क्या आएगा बोलो बच्चों आप?
व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वर्क डन इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल। पिछला वाला फॉर्मूला ड्रॉप के लिए था, अभी हम देखने वाले बबल के लिए। 2 पाई RL नहीं रहेगा, बबल भी आपको पता है 16 पाई RT नहीं ना, ऐसा भी नहीं रहेगा। एरिया है ना, मतलब वर्डन निकालना है ना हमें, तो T इंटू DA रहेगा। ओके, तो अब T तो एज इट इज रहेगा सरफेस टेंशन। सिर्फ बबल के आपको पता है 2 सरफेसेस एयर के कांटेक्ट में है, इस वजह से ये जो एरिया है ये ट्वाइस हमें लेना पड़ेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। ओके, वो बबल भी R रेडियस का है। ओके, इस वजह से 4 पाई R स्क्वायर उसका ओरिजिनल एरिया रहेगा, लेकिन ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा क्योंकि इसके 2 सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, इस वजह से इसका राइट आंसर आएगा 8 पाई R स्क्वायर T। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब आ गया समझ में, कब 2 बार लेना है, कब सिंगल बार लेना है? मैंने आपको पहले ही बोला था बबल और ड्रॉप के बीच में, ऐसा नहीं कि मैंने बताता और डायरेक्ट पूछता तो फिर आपको नहीं आना चाहिए था, लेकिन ड्रॉप के बारे में भी मैंने आपको बताया, उसका एक ही सरफेस एयर के कांटेक्ट में होता है, इस वजह से उसका एरिया 1 टाइम्स लेना, लेकिन बबल के दोनों सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, इस वजह से 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। ओके, अब देखिएगा, अब ये जनरल केस है। वर्क डन इन ब्लोइंग स्मॉल बबल, were done in blowing small bubble of radius R1 to large bubble of radius R2। R1 से R2 होने वाला है और बबल ही है। ओके, फिर से तो फिर इस वजह से वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया रहेगा। फाइनली उसका रेडियस R2 हुआ है, इनिशियली R1 था, इस वजह से T इंटू आपको कितना लेना पड़ेगा 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू T, 8 पाई R स्क्वायर, बस इतना ही रहेगा। ओके, तो 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ओके इंटू T रहेगा। इज इट ओके? समझ में आ गया? मतलब उसका रेडियस पहले R1 था और फिर उसको इंक्रीज किया हमने R2 पर। ठीक है, बबल ये इस वजह से 2 सरफेस कांटेक्ट में थे, तो यहाँ पर भी एरिया दुगना लेना पड़ा। ओके, ठीक है, कुछ दिक्कत अब इसमें? अभी इसमें 2 केसेस होते हैं, बबल को, एक बड़े से बबल को हम छोटे बबल्स में स्प्लिट करते हैं या फिर छोटे बबल को बड़े से बबल में, तो इसके रिलेटेड बिट क्या रहेगा अब देखिएगा। सीयर स्प्लिटिंग अ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप है अभी है, बिग ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट। इसमें एक लॉजिक लगाना पड़ता है कि बिगर ड्रॉप जो रहेगा, ओके, जिसका रेडियस कैपिटल R था, और जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने वाला है ना, n ड्रॉपलेट्स में, कितने ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा ये आपको एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन दिया जाता है कि 27 या फिर कुछ ऐसा बताया जाता है। ओके, तो ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट होते हैं ना, सभी सेम साइज के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको कंसिडर करना पड़ता है, और हर एक का रेडियस स्मॉल r होता है। ओके, तो एक बड़ा सा ड्रॉप R जिसका रेडियस था, अभी n ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है जिसका हर एक का रेडियस स्मॉल r होता है। इज इट ओके? लेकिन इसमें एक लॉजिक लगाना पड़ता है कि बड़ा ड्रॉपलेट जब छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा ना, तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। इनिशियली उसका वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई R3। ओके, और फाइनली n ड्रॉपलेट्स में जब वो कन्वर्ट होगा तो इन n ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम अगर कंबाइन करेंगे तो सेम वॉल्यूम मिलने वाला है, लेकिन उनका जो रेडियस है वो स्मॉल r है, इस वजह से 4/3 पाई स्मॉल R3 रहेगा। तो 4/3 पाई कैंसल, और इस r में आपको रिलेशन मिलेगा r इज इक्वल टू 1/3 ऑफ स्मॉल r। तो बड़े ड्रॉपलेट के रेडियस में और छोटे ड्रॉपलेट के रेडियस में आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। ओके, और फिर छोटे ड्रॉपलेट का रेडियस आपको निकालने के लिए यहाँ पर मतलब जरूरत गिरती है, तो एट दैट टाइम आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कैपिटल R बाय n रेज टू 1/3। इस फॉर्मूले से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा स्मॉल r का। ओके, तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। तो बिग ड्रॉप और छोटे ड्रॉपलेट का प्रॉब्लम अगर आ गया तो इस वजह से आपको उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। इज इट ओके? और छोटा ड्रॉपलेट भी अगर मिलकर बड़ा ड्रॉपलेट बनता है
तभी भी ऐसा ही लॉजिक आपको लगाना पड़ता है। ये बिट आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब हम सॉल्व करेंगे तब। ओके, अभी टाइम कम बचा है और लेक्चर का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो कल के लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, जितना हुआ है उतना सब अच्छे से याद करना। नेक्स्ट लेक्चर हम इसके ऊपर नेक्स्ट बिट देखेंगे।